असली चेहरा। दूर से चंद्रू ने देखा प्रीति किसी आदमी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। आज तक किसी भी लड़की ने चंद्रू को नजरअंदाज नहीं किया था। अगर किसी ने पहली बार उसे अहमियत नहीं दी तो वो प्रीति ही थी। प्रीति को किसी और के साथ खुश होकर हंसते हुए देखकर चंद्रू के अंदर गुस्सा उबलने लगा। थोड़ी देर पहले ही जब उससे बात हुई थी तब वो मुस्कान उसके चेहरे पर नहीं थी और अब वही मुस्कान किसी और के लिए। चंद्रू की आंखों में जलन साफ झलकने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती आ गई। मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे की इस लड़की ने? उसके अंदर का अहंकार बुरी तरह आहत हो चुका था। आज पहली बार चंद्रू को एहसास हुआ प्रीति उसके लिए सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि उसकी हार का कारण बन चुकी है। और यही से शुरू होने वाला था चंद्रू के असली चेहरे का खुलासा। नहीं, ऐसा सोचते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुरंत ही वह धीरे धीरे प्रीति के पास चलकर आ गया। उसी वक्त सूर्या ने प्रीति और स्नेहा की ओर देखते हुए कहा, चलो जल्दी निकलो, बाहर ड्राइवर इंतजार कर रहा है। सर, ये ड्राइवर वगैरह कब से अपॉइंट करने लगे? मुंबई आने के बाद सूर्या तो टोटली बदल ही गया है। प्रीति कहते हुए स्नेहा ने सूर्या को छेड़ा। ड्राइवर? प्रीति कुछ पूछने ही वाली थी कि उसी पल उसके पास खड़ा चंद्रू सूर्या को बेहद लापरवाही से देखते हुए बोलने लगा। उसकी आंखों में वही घमंड था और चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान, मानो सामने खड़ा इंसान उसके बराबर का हो ही नहीं। तुम जैसे आदमी के पास भी ड्राइवर है क्या? बिना किसी मतलब के चंद्रू की ये बात सुनकर सूर्या पल भर को अचकचा गया। वो समझ ही नहीं पाया कि ये आदमी आखिर है कौन। भौहें सिकोड़ते हुए सूर्या ने सवाल किया, हेलो मिस्टर, आप कौन हैं? और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ड्यूड, तुम्हारे पास ड्राइवर? तुमसे तो एक ड्राइवर की नौकरी भी मैनेज नहीं होगी। चंद्रू ने सूर्या की ओर देखते हुए तंज कसकर कहा। सूर्या के सस्ते कपड़ों को देखकर चंद्रू ने अंदाजा लगा लिया था कि वो कोई आम इंसान ही होगा। ऐसा आदमी या तो खुद ड्राइवर होगा या फिर कोई मजदूरी करने वाला। यही सोचकर चंद्रू को हैरानी हुई। इसके पास भी ड्राइवर? हैरानी के साथ साथ उसकी आवाज में घमंड और मजाक साफ झलक रहा था। मैं किसी को ड्राइवर रखूं या नहीं, उससे तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? सूर्या की आवाज अब शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे तूफान छुपा हुआ था। प्रॉब्लम? सूर्या ने उसकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। यह सुनकर चंद्रू ने नहीं कहते हुए हल्के से सिर हिलाया और बोला, चिल ब्रो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां खड़ी ये दो ब्यूटीफुल लेडीज को जरूर प्रॉब्लम होगी। ओह, कैसी प्रॉब्लम? सूर्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ड्राइवर के नाम पर किसी सेटअप को साथ ले आए हो। चंद्रू हंसते हुए आगे बोला, अगर मेरा अंदाजा सही है तो जो ड्राइवर तुम साथ लाए हो वो ड्राइवर कम एक्टर ज्यादा होना चाहिए। उसकी हंसी में तंज था और आंखों में साफ झलकता हुआ घमंड। सूर्या अब भी शांत था, लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। और फिर जिसे तुम अपनी कार बता बताकर घूम रहे हो वो भी तुम्हारी नहीं होगी, कहीं से किराए पर ली होगी। कुल मिलाकर तुम्हारा ड्रेस और तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि तुम इन दोनों को अच्छी तरह झूठ बोलकर बेवकूफ बना रहे हो। एक डिटेक्टिव की तरह बिना रुके सांस ली सूर्या के चारों ओर घूमते हुए चंद्रू अपनी बात खत्म कर गया। उसकी बात पूरी होते ही सूर्या हंसते हुए बोला, तुम तो जीनियस हो, जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। फिर उसने प्रीति और स्नेहा की ओर देखा और कहा, चलो। प्रीति के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो तेजी से सूर्या के पीछे पीछे चल पड़ी। इतना सब कहने के बाद भी ये आदमी बिना कुछ बोले चला जा रहा है। ये आखिर है कौन? चंद्रू के मन में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी ने जगह बना ली। बहरा है क्या? गुस्से से चंद्रू का चेहरा लाल पड़ गया। एक मामूली आदमी समझे जाने वाले सूर्या के हाथों इस तरह नजरअंदाज किया जाना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सूर्या को चंद्रू की पागलों जैसी बकवास से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो उसकी एक भी बात पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ता रहा। रुको! चंद्रू ने गुस्से में चिल्लाया। आवेग में सूर्या की तरफ बढ़ते हुए उसने कहा, तो फिर एक बेट लगाते हैं। ये सुनते ही चल रहा सूर्या अचानक रुक गया। आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सूर्या ने चंद्रू की आंखों में देखते हुए पूछा। प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम मुझे नहीं, वहां खड़ी उन दो खूबसूरत लड़कियों को है। चंद्रू की आवाज में अब भी वही जहर था और सूर्या की खामोशी तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। चंद्रू की बात सुनकर प्रीति कुछ भी समझ नहीं पाई। वो आंखें घुमाते हुए स्नेहा की ओर देखने लगी। स्नेहा भी उतनी ही उलझन में थी। उसके चेहरे पर भी सवाल ही सवाल थे। सूर्या ने भी उसी हैरानी के साथ चंद्रू की तरफ देखा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बिना किसी मतलब के क्या बकवास कर रहे हो? पहले ये बताओ तुम हो कौन?
सूर्या ने झुंझलाहट में पूछा। मैं तुमसे बैट लगाने को कह रहा हूं, मेरे साथ बैठ। दांत भींचते हुए हुक्म चलाने के अंदाज में चंद्रू बोला। कौन सी बैट, जल्दी बोलो। अब सब्र खो चुके सूर्या ने पूछा। तुम ड्राइवर कहकर जिस आदमी को साथ लाए हो वो ड्राइवर नहीं, एक एक्टर ही होगा। चंद्रू की आंखों में चुनौती थी और उसके चेहरे पर पूरा भरोसा, मानो जीत पहले से उसी की हो। और उसी तरह तुम्हारी कार भी, वो कोई अच्छी कार नहीं होगी। सीना तान कर सूर्या की ओर देखते हुए चंद्रू बोला। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छी कार मतलब? हंसते हुए सूर्या ने पूछा। ऐसे लोग भी होते हैं। ये सोचकर सूर्या को हंसी आ गई। अच्छी कार का मतलब भी नहीं पता? कम से कम मिलियन की गिनती वाली फेरारी जैसी कार। देखते ही लोग दंग रह जाए। तंज भरी हंसी के साथ चंद्रू आगे बोला। ड्राइवर तक किराए पर रखने वाले तुमसे वैसी कार किराए पर भी नहीं ली जा सकती। सॉरी बॉस, इस बेट में तो लगता है आप ही जीतोगे। आप जैसा कह रहे हैं मेरे पास इतनी महंगी कार वाकई नहीं है, सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसकी शांति ने चंद्रू के घमंड को और भी भड़का दिया। शांत स्वर में इतना कहकर सूर्या वहां से जाने की तैयारी करने लगा। दर्शनी ने सूर्या के लिए हाल ही में बाजार में आई बेहद कीमती रोल्स रॉयस गिफ्ट की थी और उसमें सूर्या के लिए कुछ खास बदलाव किए गए थे जिससे वो कार बिल्कुल अलग और खास लगती थी। इतनी महंगी कार नहीं है ऐसा बोलकर तुम वीआईपी पार्किंग एरिया में क्या कर रहे हो? ये जगह तो हम जैसे लोगों के लिए है, सिर्फ वीआईपी पार्किंग, चंद्रू ने तंज कसते हुए कहा। उसे पूरा यकीन था कि सूर्या झूठ बोल रहा है और आज उसका असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। सूर्या को जानबूझकर भड़काने के लिए चंद्रू लगातार बोलता रहा और उसके पीछे पीछे चलता आया। सूर्या समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर इस आदमी से क्या कहा जाए। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी बिना मतलब के ऐसी बेहुदा बातें करते हुए उसके पीछे क्यों पड़ा है। कूड़े की गाड़ी उठाकर वीआईपी एरिया में पार्क करना ही काफी नहीं, उसमें इन खूबसूरत लड़कियों को भी घुमाने ले जाओगे क्या? चंद्रू की ये बात सुनते ही सूर्या का सब्र जवाब दे गया और वो वहीं रुक गया। ये सब सुनते हुए आ रही प्रीति भी अब बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने सूर्या से कहा, इसे छोड़ दीजिए, ये जो बोल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, हम अपना काम देखते हैं। प्रीति जानती थी ऐसे लोगों को सूर्या कभी अहमियत नहीं देता। उनसे बात करने के लिए भी वो अपना कीमती समय जाया नहीं करता। ठीक है, मान लेता हूं कि तुम जो कह रहे हो सब सही है। अब ये बताओ मैं झूठ बोलूं या सच, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसमें तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? सूर्या ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था क्योंकि वो जानता था इस लड़के पर गुस्सा करना उसके अपने स्तर से नीचे है, खुद को नीचा समझने का मतलब नहीं है। ये सोचते हुए सूर्या वहां से तेज कदमों से चलने लगा। सूर्या के साथ खड़ी होकर उसे ही सपोर्ट करती। प्रीति को देखते ही चंद्रू का गुस्सा और भी भड़क उठा, फिर भी वो उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। चंद्रू लगातार उनके पीछे पीछे चलता रहा। हेलो ड्यूड, तुम किस तरह की कार में आए हो ये तो मैं देखकर ही रहूंगा, चंद्रू ने चिढ़ाते हुए कहा। तेजी से चलते हुए सूर्या अचानक रुका और पलटकर सीधे चंद्रू की तरफ देखा। सच में जानना चाहते हो कि मैं किस कार में आया हूं? मैं तुम्हें वो कार दिखा देता हूं, लेकिन उसे देखने के बाद तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, सूर्या ने ठंडे अंदाज में कहा। यह सुनते ही चंद्रू की हंसी काबू से बाहर हो गई। उस टूटी फूटी कार को देखकर मैं क्यों फील करूंगा? हंसते हुए चंद्रू ने सूर्या का मजाक उड़ाया। सूर्या के पास खड़ी प्रीति ने फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसा लीं। धीमी आवाज में थोड़ी घबराहट के साथ वो सूर्या से बोली, सूर्या तुम ये क्या कर रहे हो? तुम कार कहां से ले आए? सूर्या के बदले हुए व्यवहार को देखकर प्रीति के मन में शक पैदा हो गया। कुछ दिन पहले ही प्रीति ने अपनी जमा की हुई रकम से बड़े प्यार से सूर्या के लिए एक कार खरीदी थी, लेकिन वो कार तो अभी ऊंटी में ही थी। तो फिर आज सूर्या किस कार की बात कर रहा है? सूर्या के पास तो अपनी एक साधारण कार खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तो फिर वो करोड़ों की कार आखिर कहां से खरीद सकता है? इसी उलझन में प्रीति लगातार सूर्या को देखती आ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि सूर्या चंद्रू से ऐसा क्यों कह रहा है। प्रीति के सवाल पर सूर्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, किसी बात की टेंशन मत लो। सूर्या के मन में यह था कि पार्किंग एरिया पहुंचते ही खड़ी कार को देखकर चंद्रू चुपचाप चला जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पार्किंग एरिया पहुंचा, वहां खड़ी कारों को देखकर सूर्या का चेहरा उतर गया। उसकी रोल्स रॉयस वहां नहीं थी। मेरी कार यहां क्यों नहीं है? मैंने तो ड्राइवर को यहीं इंतजार करने को कहा था।
उलझन और खींच के साथ सूर्या चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। सूर्या को यूं उलझन में इधर उधर देखते हुए चंद्रू ने नोटिस कर लिया। ड्यूड, क्या हुआ? तुम्हारी वो महंगी कार कहां चली गई? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर में यहां आ जाएगी, सूर्या ने जवाब दिया। उसकी आवाज में अब गुस्से की हल्की सी धार थी। दर्शनी ने जो ड्राइवर उसके लिए भेजा था वो इतना गैर जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। जरूर कुछ और ही हुआ है, सूर्या मन ही मन सोचने लगा। ब्रो, अभी ब्रो ब्रो क्यों कर रहे हो? बस करो यार, बंद करो ये ड्रामा, चंद्रू ने व्यंग्य में कहा। सीधे सीधे मान लो तुम अपने रूम से टैक्सी लेकर आए हो। इन खूबसूरत लड़कियों के सामने कार है कहकर झूठ बोलकर बेवकूफ बना रहे हो। अब तो मान लो ब्रो। उसकी हंसी और आवाज में घमंड भी था और जीत का भरोसा भी, मानो उसे पूरा यकीन हो कि अब सूर्या पकड़ा जा चुका है। चंद्रू सूर्या की तरफ देखते हुए ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगा। ये सब देखकर प्रीति को बेहद अजीब लग रहा था। चंद्रू देखने में करीब 18 साल का एक लड़का ही लग रहा था और उसके सारे काम बिल्कुल बच्चों जैसे थे। लेकिन फिर भी सूर्या उसकी बातों पर महंगी कार होने का झूठ क्यों बोल रहा है, ये सोचकर प्रीति को वहां खड़े रहना और भी असहज लगने लगा। प्रीति को भी यही लग रहा था कि उसे लेने सूर्या किसी साधारण कार में ही आया होगा। उसे आज तक ये पता ही नहीं था कि सूर्या के पास एक बेहद कीमती रोल्स रॉयस भी है और तभी एक सफेद रंग की पोर्शे तेज रफ्तार में उनकी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। कार की नंबर प्लेट देखते ही चंद्रू खुशी से उछल पड़ा और सूर्या की ओर देखकर तंज कसते हुए बोला, ड्यूड देखो, तुम्हें लेने तुम्हारा ड्राइवर कितनी स्पीड में आ रहा है। ये सुनते ही प्रीति का चेहरा सिकुड़ गया। तेजी से उनकी तरफ आती हुई वो कार सीधे उनके सामने आकर रुक गई। चंद्रू की बात सुनकर एक पल के लिए प्रीति को जोर का झटका लगा। क्या सच में ये कार सूर्या को लेने ही आई है? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझा लिया, इतनी महंगी कार सूर्या को लेने नहीं आ सकती। कार बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी और उसी कार से बड़े बड़े कूलिंग ग्लास लगाए हुए एक शख्स बाहर उतरा। एक महिला कार से उतरी। अपनी कूलिंग ग्लास हटाते ही वो समूह में खड़े सूर्या को देखकर हैरान रह गई और वो कोई और नहीं बल्कि लता थी। लता पहले ही सूर्या के असली व्यक्तित्व के बारे में अच्छी तरह जानती थी। वहीं खड़ा सूर्या के साथ सीमा रेखा खींचे हुए चंद्रू था, लता का भाई। लता वहां चंद्रू को लेने आई थी, लेकिन सूर्या वहां मौजूद होगा ये उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। लता सोचने लगी, सूर्या यहां क्यों है? सूर्या को देखते ही लता स्तब्ध हो गई और वहीं जमी हुई खड़ी रह गई। तभी चंद्रू ने कहा, हेलो लता सिस, तुम मुझे देखकर स्टन क्यों हो रही हो? पहचान नहीं रही? मैं ही तुम्हारा भाई चंद्रू हूं, इंग्लैंड से लौट आया हूं। लेकिन लता की कानों तक चंद्रू की ये बात पहुंच ही नहीं पाई। उसका पूरा ध्यान अब सूर्या और सूर्या के पास खड़ी दो खूबसूरत लड़कियों पर था। हेलो लता सिस, क्या हुआ? वो जो लुक है ना, वो सब बस कचरा है, चंद्रू ने लता के चेहरे के सामने तंज कसते हुए कहा। इस शोर को सुनते ही लता को अपने आप पर हंसी आई और वो समझ गई कि सूर्या ही असली मामला है। सूर्या को देखती हुई लता की ओर ध्यान देने पर चंद्रू थोड़ा असंतुष्ट हो गया, क्योंकि हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली लता आज असामान्य रूप से शांत थी। चंद्रू सोच रहा था, अब क्या होने वाला है? लता कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी नजरें सूर्या से हट ही नहीं रही थीं। पेंट हाउस में महेश्वरन को बचाने के लिए सूर्या को लड़ाई करनी पड़ी थी। ये देखकर लता दंग रह गई। सूर्या वहां से जाते समय भी लता लगातार उसके पीछे पीछे चली आई। उसने सोचा, इस तरह का आदमी अपनी जिंदगी में शायद ही कभी देखा होगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके मन में कुछ बदलाव सूर्या ने ही लाया था, लेकिन सूर्या उसे मुड़कर तक भी नहीं देख रहा था और यही बात लता को कुछ कम लग रही थी। अब लता उम्मीद भी नहीं कर रही थी कि वो फिर कभी सूर्या से मिल पाएगी। लता ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सूर्या से दो खूबसूरत लड़कियों के साथ मिलेगी, इसलिए वह सूर्या को जानती हुए भी जैसे अनजान बनी रही। ये सब तुम्हारे दोस्त हैं क्या? लता ने पूछा, लेकिन उससे पहले ही चंद्रू बोला, छेड़ मत, क्या सोच रही हो? ऐसे लोग सब दोस्ती में हैं क्या? इनकी शर्ट और स्कर्ट ही देख लो। ये सुनकर लता दंग रह गई। सूर्या को असहज करने की कोशिश में चंद्रू की बातें सुनकर लता डर गई कि उसका छोटा भाई कुछ ऐसा कर न दे जो सूर्या के लिए नुकसानदेह साबित हो। अगर उसने सच में ऐसा कुछ किया तो जैसे आदित्य वर्मा के साथ हुआ था वैसा कुछ भी हो सकता था। यही सोचते सोचते लता का सिर घूम गया। सूर्या के लिए भेजी गई उस रोल्स रॉयस कार का क्या हुआ? चंद्रू ने प्रीति और खुद को अपमानित किया।
अब सूर्या उसके साथ क्या करने वाला है। प्रीति का शक लता को डरते हुए खड़ा देख चंद्रू ने उसके कंधों को पकड़कर हिला दिया। हेलो सिस, मैं बात कर रहा हूं। तुम ऐसे क्यों खड़ी हो जैसे किसी भूत ने डराया हो। चंद्रू ने लता को उलझन भरी नजरों से देखा। उसी समय लता के व्यवहार को देख रही प्रीति भी उलझन में पड़ गई। उसे महसूस हुआ कि यहां कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि एक लड़की का अंतर्मन, खासकर जब वह किसी से प्यार करती है, हमेशा तेज और संवेदनशील होता है। अगर कोई लड़की अपने प्यार को किसी दूसरी लड़की के प्यार भरे नजरों से देखे तो वह तुरंत भांप ही लेती है। उसी तरह लता को सूर्या की ओर आंख न डालकर देखते हुए देख प्रीति को पहली बार इस तरह की तीव्र अंतर्दृष्टि का एहसास हुआ। प्रीति ने सोचा, क्या इस 3 दिनों में सूर्या मुंबई में कुछ ऐसा हुआ जो उसने देखा नहीं? क्या संभव है कि सूर्या ने इन 3 दिनों में लता से कहीं मुलाकात की हो? मुंबई जैसी विशाल सिटी में सूर्या उसे कैसे मिल पाता? और अगर वह वहां नहीं थी तो क्या कोई और लड़की सूर्या को मोहकर अपने कब्जे में ले चुकी है? प्रीति के मन में कई सवाल दौड़ने लगे। उस समय प्रीति ने खुद को जैसे एक तीसरे इंसान की तरह महसूस किया। असल में सूर्या के दिल में लता के लिए सूर्या के बारे में कोई बड़ा अनुमान चंद्रू के पास नहीं था। वो सोचने लगा, इतने बार लता से क्यों मिलना पड़ता है? जहां भी वह जाए उसे लता से मिलना पड़ रहा है। इसके लिए कोई समाधान ढूंढना होगा, ये उसने अपने मन में तय किया। तभी वहां एक काले रंग की रोल्स रॉयस कार जो 8888 नंबर प्लेट वाली थी, तेज रफ्तार में आकर रुक गई। OMG, 48 की नंबर प्लेट वाली रोल्स। वाह, इस बेबी को देखकर तो बहुत दिन हो गए, और वह भी इतनी खास नंबर प्लेट के साथ। इसका मालिक वाकई बहुत भाग्यशाली है। चंद्रू की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसका चेहरा पूरी तरह आश्चर्य और रोमांच में चमक उठा, क्योंकि चंद्रू रोल्स रॉयस कारों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। उसकी हर जानकारी उसके मन में दर्ज थी। चंद्रू के पिता के पास भी इसी कंपनी की एक कार थी, लेकिन वह कार इससे काफी सस्ती थी। लेकिन अब उसके सामने खड़ी यह रोल्स रॉयस पेंटिंग से लेकर उसकी पूरी संरचना तक अद्भुत और परफेक्ट लग रही थी। चंद्रू ने सोचा, इस कार की खास नंबर प्लेट लेने के लिए इसका मालिक करोड़ों तक खर्च कर चुका होगा। ये देखकर चंद्रू को थोड़ी जलन भी हुई। उसने मन ही मन सोचा, अगर ऐसी कार मेरे पास होती तो इस समय किसी भी लड़की को आसानी से प्रभावित कर सकता था। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, ये कार यहाँ क्यों आई है? सिस, ये कार पापा ने अभी हाल ही में खरीदी है क्या? चंद्रू ने आश्चर्य और उत्सुकता से पूछा। ये सुनकर लता घबराहट में डगमगा गई। अब उसने सोचा, यदि भगवान से अभी कोई वरदान मांगना हो तो ऐसा कि कोई भी देख ना पाए और सब कुछ छुपा ही रहे। ऐसी कार हमारे घर में है क्या? देखा है तुमने कभी? लता ने कहा। फिर अचानक उसने सोचा, यदि यह कार हमारे लिए नहीं आई है तो फिर किसके लिए आई है? इस सोच ने चंद्रू का दिमाग हिला दिया। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह कार सूर्या के लिए आई है। तभी कार का दरवाजा खुला और लगभग 50 साल के एक व्यक्ति डरते डरते चंद्रू को पार करते हुए सीधे सूर्या की ओर दौड़े। सूर्या सर, आपको इंतजार करवाने के लिए माफ कीजिए, मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं है, इसी वजह से। ड्राइवर ने जो 2 शब्द बोले, सूर्या सर, वो चंद्रू के कानों में बिजली की तरह गूंजते रहे। सचमुच, क्या यह सब सच था? यदि यह कार सच में सूर्या की निजी कार है तो यह निश्चित रूप से असंभव है कि वो सिर्फ एक आम आदमी की तरह रहे। ये सोचते ही चंद्रू का कदम जमीन पर लड़खड़ाने लगा। पेट थोड़ा ठीक नहीं है, अगर ऐसा होना कानून के हिसाब से गलत है तो आप मुझसे माफी मांग सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझसे माफी मांगना जरूरी नहीं है। ये सब इंसान के लिए एक प्राकृतिक घटना है, सूर्या ने ड्राइवर की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। सूर्या की बात सुनकर ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए अपना धन्यवाद व्यक्त किया। होटल से एयरपोर्ट आते समय सूर्या ने कार ड्राइवर से कई बार कहा कि वह हमेशा सभी के सामने सौम्यता और शिष्टाचार बनाए रखे। ड्राइवर ने कहा था कि उसे सर नहीं कहना चाहिए, लेकिन अनिवार्य परिस्थितियों के कारण उसे सूर्या को सर कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। चंद्रू सोच रहा था, प्रीति के सामने इसे कैसे संभालें, फिर बाद में देख लेंगे, सोचकर उसने खुद को शांत किया। ब्रो, नहीं सर, ये आपकी कार है क्या? चंद्रू हड़बड़ाते हुए अपने चेहरे पर आश्चर्य बनाए रखते हुए पूछा।
नहीं, ये तो किराए की कार है। सूर्या ने मुस्कुराते हुए और जैसे कुछ भी नहीं हुआ सिर हिलाया। एक चीज तो चंद्रू को साफ हो गई, भले ही यह कार किराए पर ली गई हो, लेकिन इसके लिए भी करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। लेकिन इतनी भारी रकम खर्च करके कौन इसको किराए पर ले लिया होगा क्या? यह सोचते ही चंद्रू का सिर घूम गया। तभी प्रीति और सिनेका भी वहां खड़ी ये समझने की कोशिश कर रही थीं कि यहाँ क्या हो रहा है। इससे पहले भी सूर्या इसी तरह एक लग्जरी कार लेकर आया था। तब प्रीति ने भी सोचा था कि वह कार शायद किराए की होगी, लेकिन अब इस रोल्स रॉयस कार की नंबर प्लेट और जिस तरह ड्राइवर कार चला रहा था, उसे देखकर प्रीति को यकीन हो गया कि यह कार किराए की नहीं हो सकती, सूर्या की ही असली कार हो सकती है। यह सोचकर प्रीति ने सिनेका की ओर देखा तो सिनेका भी उसी उलझन के साथ प्रीति की तरफ देख रही थी। उन दोनों के मन में एक ही सवाल दौड़ रहा था। लता अपने बेवकूफ भाई के बारे में यह नहीं जान रही थी कि उसे अब क्या करना चाहिए। अपने मन में लता ने योजना बना ली। सूर्या जिस तरह बात कर रहा था, उसने लता को झकझोर दिया। चंद्रू बस करो, हर चीज को तुम्हारे लिए खेल समझ लेना क्या जरूरी है? इस कार को खरीदने के काबिल कोई इंसान है तो फिर इसे किराए पर क्यों ले रहे हो? लता ने यह कहकर जोर देकर बार बार वही बात दोहराई कि उसका भाई चंद्रू ये सब बस खेल खेल में कर बैठा है। चंद्रू को समझ आ गया कि लता क्या कहना चाहती है, तो वह जल्दी से बोला, ब्रो, मैं ये सब बस मजाक के लिए कर रहा था, इसे इतना गंभीरता से मत लेना। सूर्या मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा रहा। सॉरी भाई, सच में ये बस एक रेंटल कार है और ये शर्ट पैंट भी जो मैंने पहन रखा है उसकी कीमत भी 500 रुपए से ज्यादा नहीं है। सूर्या ने चंद्रू से मजाकिया अंदाज में बात की, लेकिन इस बार चंद्रू ने सूर्या का मुकाबला नहीं किया। उसे विरोध करने की हिम्मत भी नहीं हुई। फिर उसने पास खड़ी प्रीति और सिनेका की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ सोचा कि अब हम यहां से निकल सकते हैं। लेकिन प्रीति के चेहरे पर वह खुशी और उत्साह नहीं था जो एयरपोर्ट पर उतरते समय दिखा था। ठीक है, उसने हल्के से सिर हिलाया और सूर्या का पीछा करते हुए कार में बैठ गई। प्रीति और सिनेका का लाए हुए सारे लगेज ड्राइवर ने तुरंत कार में रख दिए और अगले ही पल रोल्स रॉयस कार बिजली की तरह चलती हुई चंद्रू और लता की आंखों के सामने से गुजर गई। अरे चंद्रू, ये क्या कर दिया? सच में पागलपन की हद कर दी तुमने। लता की नजरें चंद्रू पर पड़ी। अगर उसकी नजरें किसी छुरी की तरह तेज होती तो इस समय चंद्रू आधा आधा हो गया होता। लता ने सोचा कि अब उसे सूर्या के साथ अपने संबंध को मजबूत करना चाहिए, लेकिन जब यह मौका आया उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसका भाई ऐसा करेगा। अब मुझे क्यों डांट रही हो? क्या केवल वही इस दुनिया में बड़ा धनी है? हमारे घर में भी अगर चाहो तो इसी समय इतनी कीमत की कार खरीदी जा सकती है, समझे? चंद्रू ने लता की ओर हिम्मत भरी नजरों से देखा। उसका परिवार भी ऐसे ही कई। चंद्रू ये सोचकर बोल रहा था कि कारें तो खरीदना संभव है। यह सुनते ही लता का दिल गुस्से से बाहर निकलने को तैयार हो गया। अरे मूर्ख, तुम्हें पता है क्या इस शर्ट को पहने 2 दिन में इस मुंबई में क्या किया गया? लता ने चंद्रू को तीखी नजरों से घेरते हुए पूछा। मुझे क्या पता उसने क्या किया, मुझे क्या? चंद्रू बस सिर झुकाए खड़ा रहा, जैसे इसका उससे कोई लेना देना ही नहीं। तुम्हारा भी इससे संबंध है। उसने आदित्य वर्मा का हाथ काटा। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश कुमार के साथ भी वही हुआ। अब समझ रहे हो मैं क्या कहने वाली हूं? यह सुनते ही चंद्रू को झटका लगा। तो फिर और कुछ नहीं? आदित्य वर्मा और देश कुमार के हाथ काटने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वे कर ही नहीं सकते। बस यही देखकर पता चलता है कि यह आदमी कितना बड़ा है। चंद्रू के चेहरे पर अंधेरा छा गया। वह बचपन से ही आदित्य वर्मा और देश कुमार को देखकर बड़ा हुआ है। वे लोग अपने दुश्मनों को हराने की कल्पना करके ही खुशी महसूस करते हैं। उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। और अब अगर वही व्यक्ति उन्हें हराने में कामयाब हुआ है तो वह असल में एक महान वीर ही है। और अगर उसने ऐसे असंभव लगने वाले लोगों के हाथ आसानी से काट दिए हैं तो इसका मतलब है कि उसकी ताकत और वीरता सच में अपार है। चंद्रू डर के मारे कांप रहा था। अरे नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस मूर्खता में बोल दिया। सिस्टर, डर के मारे मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा है। कहीं वे मुझसे कुछ तो नहीं करेंगे? वह अपना हाथ पोंछते हुए लता से पूछने लगा। अरे पगला, अगर वे तुम्हें कुछ करना चाहते तो अब तक कर चुके होते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वे तुम्हें एक इंसान के रूप में भी नहीं मानते। अब घर वापस जाओ, तुम्हारे पास वही है। और हाँ, ये बात पापा को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लता ने चंद्रू को गुस्से भरी नजरों से देखा। उसने तय कर लिया कि यह बात अपने पिता
श्याम सुंदर को जरूर बतानी है, क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं थी। पहले ही श्याम सुंदर ने चंद्रू को अपमानित करने के लिए कुछ न कुछ करने का सोचा था, और अब यह मौका और भी गंभीर था। चंद्रू डर के मारे सोच रहा था कि क्या उसे छोड़ दिया जाएगा। इस समय चंद्रू का यह व्यवहार निश्चित रूप से लता का गुस्सा बढ़ा सकता था। सच कहूं तो चंद्रू इसे इतना बड़ा मामला नहीं मान रहा था, लेकिन लता ने सोचा कि कोई भी समस्या आने से पहले उसे तैयार रहना चाहिए। चंद्रू ने लता से कुछ कहे बिना सिर झुकाया और उदासी भरे मूड में कार में बैठ गया। मुंबई के बड़े धनिकों की तुलना में भी सूर्या बड़ा आदमी है, यह सोचकर चंद्रू के मन में एक अजीब उत्सुकता जगी। उसी समय कार में चंद्रू ने पूछा, सूर्या, मैं बहुत समय से पूछना चाहता था लेकिन रोक नहीं पाया, यह कार किसकी है? प्रीति अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और पूछ ही बैठी। हालांकि चंद्रू की तरह उसे रोल्स रॉयस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने ध्यान दिया कि यह कार देखने में ही कितनी महंगी लग रही है। पिछली बार भी जब वह काम में व्यस्त थी, सूर्या उसे लेने के लिए एक महंगी कार में आया था। उस समय सूर्या ने उसे बताया था कि यह कार उसके दोस्त की है, और आज भी सूर्या यही कहने वाला था कि यह उसके दोस्त की कार है, लेकिन प्रीति ने उससे पहले ही रुकते हुए कहा, बस इतना मत कहो कि यह तुम्हारे दोस्त की कार है। मैं इसे कैसे मान जाऊं? अगर मैं इसे मान भी लूं तो क्या यह मतलब है कि तुम्हारे सारे दोस्त इतने अमीर हैं? आज मुझे सिर्फ सच ही बताना होगा। यह सुनते ही सूर्या के शब्द गले में अटक गए। एक या दो बार तो वह यह कह सकता था कि यह उसके दोस्त की कार है, लेकिन हर बार उसने अपने दोस्त का नाम ही इस्तेमाल किया। अब जब उसे लग रहा था कि यह तरीका उसे बचाने वाला नहीं है, तो सूर्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे और कैसे संभाले। वह हिचकिचाते हुए परेशान हो गया। प्रीति पीछे से सूर्या का चेहरा शीशे यूएसए देख रही थी, लेकिन वह उसके चेहरे को देखने से ज्यादा उसके होठों से निकलने वाले शब्दों का इंतजार कर रही थी। काफी समय से सूर्या कुछ छुपा रहा था। प्रीति आज उसी सच को सूर्या के होठों से सुनने के लिए उत्सुक और बेचैन थी। प्रीति के लिए सूर्या सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं, यह बताना उसके लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन सूर्या चाहता था कि प्रीति उसे एक सामान्य इंसान के रूप में ही देखे। वह चाहता था कि प्रीति सिर्फ उसी सामान्य इंसान के प्यार को महसूस करे। सूर्या के लिए प्रीति का प्यार उसके पास मौजूद किसी भी दौलत से भी बड़ी संपत्ति था। वह डरता था कि अगर प्रीति को पता चल गया कि वह अमीर है तो कहीं वह उससे दूर न हो जाए। यही वजह थी कि वह हमेशा इस सच को छुपाता आया। अब क्या सूर्या यह सच बताएगा? तुम्हारे साथ एक दिन। आज प्रीति बेसब्री से सूर्या से सच जानने की प्रतीक्षा कर रही थी। सूर्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। क्या उसे यह कहना चाहिए कि वह आरएसपी परिवार का वारिस है और यही वजह है कि उसके पास ये सारी कारें हैं? सूर्या नहीं जानता था कि इसे कहां से शुरू करे। अगर वह अपने बारे में सच बताएगा तो प्रीति उसे स्वीकार करेगी या फिर उससे दूर हो जाएगी? ये सवाल उसके दिमाग में बिजली की तरह चमक रहे थे। सूर्या तेजी से अंदर की ओर भाग रहा था। तभी पीछे से प्रीति ने कड़क स्वर में कहा, रुको, कुछ मत कहो। जब तुम्हें लगे कि कहना जरूरी है तभी कहो। प्रीति ने महसूस किया कि सूर्या इस दबाव वाली स्थिति में कितना हिचकिचा रहा है, लेकिन इतना ही नहीं, प्रीति भी सूर्या का रहस्य सुनने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। अगर सूर्या अपने बारे में कोई रहस्य बताए और वह उसे पसंद ना आए तो उसे मजबूरी में सूर्या से अलग होना पड़े। यह विचार ही प्रीति को घुटन देता था। इसलिए उसने सोचा कि फिलहाल यह बात ना जानना ही बेहतर है, लेकिन अगर सच जानना जरूरी हो तो प्रीति ने सूर्या को दिन प्रतिदिन और अधिक प्यार करना शुरू कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ सूर्या के प्रति उसका प्रेम और गहरा होता गया और वह इसे किसी भी कारण से रोकना नहीं चाहती थी। पिछले 3 सालों से उसने अपने परिवार में न केवल घर और दामाद के रूप में रहकर बल्कि कई लोगों की बातें और अफवाहें भी सुनी हैं। फिर भी वह सोच रही थी कि सूर्या ने उस परिवार को क्यों नहीं छोड़ा। क्या सिर्फ उनके पैसे के लिए? नहीं, चाहे वह परिवार कितना भी सुविधाजनक क्यों न हो, सूर्या को इसकी कोई चिंता नहीं थी। प्रीति को अब बिल्कुल स्पष्ट था कि इन 3 सालों से सूर्या ने सभी बातें और अफवाहें झेलते हुए केवल उसी परिवार में अपने लिए बने रहने का फैसला किया है, और अगर किसी को किसी कारण से नफरत करनी ही पड़ती तो वह केवल मजबूरी या गलतफहमी के कारण होती। प्रीति ने सोचा कि वह नहीं चाहती कि कोई कारण हो, सिर्फ यह जानना ही उसके लिए काफी था कि सूर्या केवल उसके लिए है। यही कारण उसके प्यार के लिए काफी था। यह सोचकर प्रीति ने बड़ी सांस ली।
प्रीति, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। यह सब मैं तुमसे जल्द ही बताऊंगा। वह दिन बहुत दूर नहीं है। सूर्या का चेहरा उलझन और संकोच में डूबा हुआ था। सूर्या, मैं तुम पर भरोसा करती हूं, प्रीति ने शांति से कहा। तभी उसके चेहरे पर खोया हुआ सुंदर सा मुस्कान फिर से लौट आया। यह देखकर सूर्या का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि वह प्रीति के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आज प्रीति ने जो सवाल पूछा वह सूर्या अपने रहस्य के बारे में कह नहीं पा रहा था। यह सोचकर उसे अंदर से दुख हुआ। यह सब देख रही सिनेका ने तभी राहत की सांस ली जब उसने महसूस किया कि दोनों के बीच कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। फिर भी वह खुद को ईर्ष्या से रोक नहीं पाई। 3 साल पहले सिनेका ने सोचा था कि प्रीति को किसी ऐसे शादीशुदा इंसान के साथ जोड़ दिया जाएगा जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, लेकिन आज वह खुद भी यही चाहती थी कि उसे सूर्या जैसे पति की जल्दी से जल्दी तलाश करनी चाहिए। कुछ देर की यात्रा के बाद कार होटल के सामने रुकी। उन्होंने अपना सारा लगेज होटल में रखा और सूर्या ने उनके लिए आवश्यक मिड डे मील ऑर्डर करवा दिया। खाना खाने के बाद प्रीति ने सिनेका और सूर्या की ओर देखकर कहा, हम तीनों शॉपिंग क्यों ना करें? यहाँ कुछ दुकानें मुझे पसंद हैं। वहां की सभी चीजें बहुत अच्छी क्वालिटी की होंगी, प्रीति ने कहा। यह सुनकर सूर्या कुछ कह नहीं पाया। 3 साल की शादी के दौरान प्रीति और सूर्या के साथ शॉपिंग पर जाने का अवसर न के बराबर मिला था। इतना ही नहीं, प्रीति अब मुंबई अक्सर नहीं आती। ऐसे में जब महिलाएं किसी जगह आती हैं तो स्वाभाविक रूप से शॉपिंग करने की इच्छा होती है, और सूर्या एक पुरुष होने के नाते इस इच्छा को पूरा करना उसका कर्तव्य समझता था। सिनेका ने कहा, मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम दोनों जाओ, मैं वहीं रहूंगी। यहां से फ्लाइट पर आने में थकावट है, मैं सो जाऊंगी। यह कहते ही पहली बार उनकी जिंदगी में उन्हें सूर्या के साथ अकेले बाहर जाने का मौका मिला, और सिनेका यह मौका खोना बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने जल्दी से, ओह ऐसा है सिनेका, ठीक है, तुम सो जाओ, हम सूर्या के साथ निकलते हैं। प्रीति यह कहते हुए मुस्कुराई। सिनेका ने भी इशारा किया कि अब जल्दी निकलने का समय है। तुरंत ही प्रीति ने सूर्या के बड़े हाथ में अपने छोटे हाथों को थाम लिया और निकलने के लिए तैयार हो गई। सूर्या के लिए मुंबई कोई परिचित शहर नहीं था, लेकिन प्रीति ने यहाँ अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। सूर्या ने उसका हाथ थामे रखा और अपनी चौड़ी मजबूती से भरी कंधों पर प्रीति को झुकने दिया। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खेल के मैदान में बैठ गए। बिना कुछ कहे समय धीरे धीरे बीतता गया। प्रेमियों की यही स्थिति होती है जब प्यार करने वाला जोड़ा सिर्फ एक दूसरे के लिए मौजूद होता है और बाकी दुनिया का एहसास ही नहीं होता। इंतजार में समय बहुत धीरे बीतता है, लेकिन जब वे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि समय उनके साथ धोखा कर रहा हो और बहुत तेजी से भाग रहा हो। प्रीति मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि काश यह समय यहीं ठहर जाए। पहली बार प्रीति इतनी नजदीक सूर्या के पास थी। सूर्या ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम रखा और झुकते हुए पास बैठा था। उसकी धड़कन इस नजदीकी से दोगुनी हो गई थी। सूर्या उस समय जैसे किसी मूर्ति की तरह शांत बैठा था। मैं ऐसा कर रहा हूं, तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूं, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा सूर्या? प्रीति ने मूर्ति जैसी बैठी सूर्या की ओर देखकर पूछा। उसे कहां पता था कि इस तरह पास बैठने का असर उसके दिल पर कितना गहरा हो रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। प्रीति डर रही थी कि कहीं सूर्या उसे महसूस न कर ले। आज पहली बार सूर्या ने महसूस किया कि उसका दिल प्रीति के लिए दोगुनी गति से धड़कने लगा है। प्रीति के पूछने पर उसने उसके हाथ को और कसकर थाम लिया। उसका हाथ प्रीति के हाथ में पूरी तरह समा गया। सूर्या के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर प्रीति खुश होकर फिर उसके कंधों पर झुक गई। कुछ समय बाद प्रीति ने हंसते हुए कहा, आज का मौसम तो हमेशा से अलग ही अच्छा लग रहा है, शायद इस वजह से कि तुम मेरे पास हो। हाँ, अब मुझे लगता है कि मुझे एक गर्म कप कॉफी पीना चाहिए सूर्या। प्रीति ने बच्ची जैसी मासूमियत से अपना चेहरा उठाकर सूर्या की ओर देखा। इतना साधारण सा अनुरोध भी सूर्या के लिए हमेशा उसे खुश करने का कारण बन जाता था। लेकिन जैसे ही प्रीति ने मासूम बच्चे जैसी नजरों से सूर्या से पूछा, सूर्या कुछ कह ही नहीं पाया। वह वहीं से उठ खड़ा हुआ और प्रीति के लिए कॉफी लेने दौड़ पड़ा। सूर्या ने लगभग 10 मिनट लंबी लाइन में खड़े रहने के बाद किसी तरह गर्मा गर्म कॉफी प्रीति के पास लेकर गया। जैसे ही प्रीति ने कॉफी देखी, उसके चेहरे पर खुशी की चमक छा गई। इतनी साधारण सी चीज कॉफी के लिए सूर्या इतनी मेहनत कर रहा था, ये देखकर प्रीति और भी खुश हुई। ये कॉफी तो आम कॉफी नहीं है,
यह बॉय कॉफी है। मैं कॉलेज में पढ़ाई के दौरान रोज यहाँ आता था इसे पीने के लिए। इसका स्वाद वाकई कमाल का है। प्रीति ने उस कॉफी की खुशबू को महसूस करते हुए उसे धीरे धीरे खींचा और अंदर तक महसूस किया। कॉफी पसंद न करने वाले लोग भी प्रीति की इस अद्भुत तरीके से कॉफी पीने की खूबसूरती देखकर शायद खुद एक कप कॉफी पीने का मन बना लें। सूर्या प्रीति को कॉफी पीते हुए देखने में इतना मग्न हो गया कि खुद हाथ में रखी कॉफी पीना ही भूल गया। इसे देखकर प्रीति ने हंसते हुए कहा, सूर्या, कॉफी मेरे चेहरे पर लग गई है। हाँ हाँ, जल्दी पी लो, गर्मी निकल जाएगी, तभी यह कॉफी स्वादिष्ट लगेगी। पीने के बाद मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलूंगी, जल्दी। खुशी से उछलती हुई प्रीति ने अपने सिर को इधर उधर हिलाते हुए कॉफी का आनंद लेना शुरू किया। कॉफी की गर्माहट से भी ज्यादा प्रीति का यह मासूम और प्यारा अंदाज सूर्या के दिल को प्यार से भर गया। कॉफी पीकर धीरे धीरे उठी प्रीति ने सूर्या का हाथ थामा और कहा, जल्दी चलो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलूंगी। देखा ना, तुम इतनी धीरे धीरे कॉफी पी रहे हो। प्रीति ने हल्की हंसी के साथ सूर्या को जल्दी करने के लिए उकसाया। सूर्या ने अपने हाथ में रखी कॉफी एक ही घूंट में पी ली, फिर तेजी से उठकर प्रीति के साथ चल पड़ा। वे थोड़ी दूर चले और सूर्या को एक बड़ी कपड़ों की दुकान के सामने रोक दिया। सूर्या, मैं तुम्हारे लिए नया ड्रेस खरीदना चाहती हूँ, चलो अंदर चलते हैं। प्रीति ने अपनी पुरानी पसंदीदा दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा। देखने में यह दुकान बहुत भव्य लग रही थी और मुंबई के कई इलाकों में इसके समान स्टोर मौजूद हैं। बाहर सजाई गई गुड़ियों पर जो कपड़े पहने थे वे देखने में ही बहुत आकर्षक लग रहे थे। दुकान बहुत भव्य और महंगी लग रही थी। इसे देखकर सूर्या मुस्कुराया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं प्रीति, मुझे ऐसे ड्रेस पहनना पसंद नहीं है। जो ड्रेस मैंने अभी पहनी है वही मुझे बहुत पसंद है। सूर्या ने हंसते हुए मना कर दिया। भले ही वह भारत में सबसे बड़े धनिकों में से एक आरएसपी ग्रुप का अकेला वारिस था, उसे सामान्य कपड़े पहनना ही अच्छा लगता था। भव्य कपड़े पहनने के बजाय वह आरामदायक और साधारण कपड़े पहनना पसंद करता था। उसके हिसाब से चाहे वह 10,000 रुपये का सूट हो या 100 रुपये की शर्ट, वह उसे एक जैसा ही महसूस होता था। जब वह छोटा बच्चा था, उसकी माँ रेणुका उसे सूर्या ने यह हमेशा सीखा था कि किसी व्यक्ति को उसके कपड़े देखकर कभी आंका नहीं जाना चाहिए। महंगे कपड़े पहनने वाले लोग जरूरी नहीं कि अच्छे हों और सस्ते कपड़े पहनने वाले लोग भी बुरे नहीं होते। इंसानों को इंसानों के रूप में देखना चाहिए। किसी के पहनावे को देखकर उनके बारे में फैसला करना गलत है। आज भी सूर्या इस सिद्धांत का पालन कर रहा था। अगर तुम्हें यहाँ खरीदारी करना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का ड्रेस खरीद दूं तो क्या तुम पहनोगी? प्रीति के पूछने पर सूर्या ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सिर्फ तब तक राजी है जब तक प्रीति कपड़े पर अधिक खर्च न करे। सूर्या अन्य पुरुषों से अलग था। वह कभी इस बात की चिंता नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। अपने दिल की सुनना उसके लिए सबसे जरूरी था। जो कुछ सूर्या के दिमाग में आता वह करता। प्रीति को यही बात सबसे ज्यादा पसंद थी। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सूर्या की ओर देखा। तुरंत ही पास ही एक छोटी सी कपड़ों की दुकान में प्रीति ने सूर्या के पसंद का शर्ट खरीद लिया और खुशी खुशी झूमते हुए वहां से निकली। खुद के लिए कोई चीज खरीदने की खुशी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी खुशी उसे मिली जब उसने यह शर्ट सूर्या के लिए खरीदी। तभी सूर्या ने दूर एक महिलाओं के लिए विशेष दुकान देखा और पूछा, क्या तुम्हें वहां से कुछ लेना है? अगर किसी महिला से यह पूछा जाए कि उसे कुछ चाहिए तो निश्चय ही उसका दूसरा नाम कोई नहीं पूछता। चलो खरीदते हैं। प्रीति ने यह कहते हुए अपना सिर हिलाया और सूर्या का हाथ पकड़ते हुए उस दुकान के अंदर चली गई। यह एक विश्व प्रसिद्ध पेरिस डोर की दुकान थी। जैसे ही प्रीति और सूर्या अंदर आए, दुकान में काम करने वाली एक महिला उनके स्वागत के लिए मुस्कुराते हुए दौड़कर आई। आपका स्वागत है मैडम और सर। महिला ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। केवल बड़े और अमीर ग्राहक ही इस दुकान में प्रवेश करते हैं और प्रीति और सूर्या का वहां आना देखकर उसका चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया। प्रीति ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में हेलो कहा और धीरे धीरे दुकान के अंदर बढ़ गई। क्या आपको कुछ लेना है? कौन सा सेक्शन देखना चाहेंगे? यहाँ कई कलेक्शंस हैं, ड्रेस से लेकर कॉस्मेटिक्स तक। दुकान में काम करने वाली महिला सुनीता ने पूछा। नहीं, बस एक कैजुअल लुक ही चाहिए। अगर कुछ लेना होगा तो बता दूंगी। प्रीति ने मुस्कुराते हुए सुनीता की ओर देखा और कहा,
जैसे ही उसने यह कहा, सुनीता की आंखों में थोड़ी निराशा झलक गई। उसने सोचा कि उनके पहने हुए कपड़ों और इस महंगी दुकान का कोई संबंध नहीं होने के बावजूद ये लोग यहाँ कुछ खरीदने आए हैं। लेकिन जब उसने देखा कि ये लोग सिर्फ मस्ती के लिए आए हैं, तो उसका मन हल्का हुआ और वह खुद को शांत करने लगी। सुनीता जानती थी कि सूर्या किसी भी तरह प्रीति की अवमानना को कभी सहन नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई प्रीति को तंग करेगा तो निश्चित रूप से सूर्या उसका हिसाब जरूर चुकता करेगा। सूर्या किसी को भी सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ता। प्रीति के साथ खुशी खुशी अपना समय बिता रहे सूर्या के लिए अगली चुनौती क्या होगी, यह अभी देखना बाकी था। प्लैक प्लैक, एक दुकान में काम करने वाली लड़की की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी यही होती है कि दुकान में आने वाले ग्राहकों की जरूरतों को ठीक से समझे और उन्हें पूरा करे। इतना ही नहीं, ग्राहक अपनी जरूरत बताने से पहले ही उसकी आंखों, उसके हाव भाव और उसकी पसंद को ध्यान से देखकर समझ लेना ही एक अच्छी सेल्स गर्ल की पहचान होती है। आमतौर पर जब कोई पुरुष और महिला साथ साथ किसी दुकान में प्रवेश करते हैं तो वहां मौजूद कर्मचारी सबसे पहले यही परखते हैं कि क्या ये लोग यहाँ रखी चीजें खरीदने की आर्थिक हैसियत रखते हैं या नहीं। किसी औरत को देखने से ज्यादा उसे दुकान तक लेकर आने वाले आदमी को ही सबसे पहले परखा जाता है। उसी के आधार पर ज्यादातर लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या वह औरत इस चीज को खरीदेगी या नहीं। उस दुकान में रखे महंगे हैंडबैग्स को प्रीति एक एक करके उठाकर देख रही थी, लेकिन वहां मौजूद सेल्स गर्ल ने सूर्या के पहनावे और प्रीति की सादगी भरी शक्ल सूरत को देखकर उन्हें अनदेखा कर दिया। वह थोड़ा दूर खड़ी होकर बस तमाशा देखती रही। दुनिया भर में मशहूर पेरिस स्टोर के हैंडबैग्स की शुरुआती कीमत ही 50,000 से शुरू होती थी। प्रीति के लिए तो उन्हें खरीदना सोचना भी नामुमकिन सा लग रहा था। तभी सूर्या का फोन बज उठा। फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर दर्शिनी का नाम चमक रहा था। नाम देखते ही सूर्या ने प्रीति की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जो जो पसंद आए सब निकाल कर रख दो। यह कहकर वह फोन पर बात करने के लिए दुकान के बाहर चला गया। यह देखकर सुनीता को लगा कि उसकी सोच बिल्कुल सही थी। मन ही मन वह हंस पड़ी। कहीं यह आदमी इसके सिर पर हैंडबैग लटकाने का बोझ न डाल दे। इसी डर से तो फोन आने का बहाना बनाकर बाहर निकल गया होगा। अब सुनीता बस इसी इंतजार में थी कि प्रीति कब इस दुकान से बाहर जाएगी। तभी अचानक दुकान के अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की दाखिल हुई। उसने बड़ी बड़ी कूलिंग ग्लास पहन रखी थी और एक महंगा हैंडबैग बड़े स्टाइल से अपने हाथ में टांग रखा था। उस लड़की को अंदर आते देख सुनीता की नजर वहीं टिक गई, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके गले में पहना हुआ नेकलेस सुनीता की आंखों को चकाचौंध कर गया। एक नजर में ही उसने हिसाब लगा लिया। वह नेकलेस कम से कम 1 लाख रुपए का तो होगा ही। कहते हुए सुनीता तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ी और चेहरे पर बनावटी मुस्कान सजाकर उसका स्वागत किया। क्या आपके पास फ्रांस से आई लेटेस्ट बैग कलेक्शन है? उस खूबसूरत लड़की ने पूछा। उसके हर हाव भाव में एक अलग ही अकड़ झलक रही थी। है मैडम, कल ही फ्रांस से लिमिटेड एडिशन कलेक्शन हमारे स्टोर में आया है, देखेंगी? सुनीता उसे सीधे उस सेक्शन की ओर ले गई जहां सिर्फ लिमिटेड एडिशन बैग्स रखे थे, लेकिन वहां पहले से ही प्रीति उन कलेक्शंस को ध्यान से देख रही थी। प्रीति को देखते ही वह खूबसूरत लड़की बिना कुछ कहे वहीं रुक गई। वह लड़की चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, प्रीति के पास खड़ी होते ही वह एक साधारण सी लड़की जैसी ही लगने लगी। पतला सा बदन, लंबे लंबे पैर, हल्के गुलाबी होंठ और कंचे जैसी बड़ी बड़ी आंखें। प्रीति को देखते ही किसी भी लड़की के दिल में जलन पैदा हो जाना तय था। उस खूबसूरत लड़की की आंखों में प्रीति के लिए उठती हुई ईर्ष्या बिल्कुल साफ झलक रही थी और सुनीता ने यह बात तुरंत भांप ली। फौरन प्रीति के पास पहुंची सुनीता ने रुखे लहजे में कहा, जरा साइड में खड़ी रहो, आने जाने वालों का रास्ता मत रोको। दुकान में घुसते वक्त सुनीता की आवाज में जो बनावटी शालीनता थी वह अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। यह बात प्रीति अच्छी तरह समझ गई। इस महीने का टारगेट पूरा हुआ तभी तो सुनीता को मंथली इंसेंटिव मिलने वाला था। इसीलिए उसने ठान लिया था कि उस अमीर और रौबदार लड़की को किसी भी तरह इंप्रेस करना ही होगा। उसके हिसाब से इस दुकान से कुछ भी खरीद न सकने वाली प्रीति को अपमानित करने में कोई गलत बात नहीं थी। मैंने कहा ना, थोड़ा साइड में खड़ी हो जाओ, इतनी सी बात समझ नहीं आती क्या? सब्र खो चुकी सुनीता ने झुंझलाहट के साथ प्रीति को घूरते हुए कहा, मैं भी यहाँ बैग देख रही हूँ, जो देखना है देखकर मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। प्रीति ने शांति से जवाब दिया। सुनीता की बातों से प्रीति का दिल दुखा जरूर था, लेकिन फिर भी उसने संयम और सलीके से उससे बात की।
कौन सा बैग देख रही हो तुम? तुम्हें पता भी है कि वहां रखे बैग कहां से आते हैं? क्या तुम उस बैग को खरीद भी सकती हो? सुनीता ने प्रीति को व्यंग्य भरी नजरों से देखते हुए पूछा। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आपकी दुकान में आने वाले हर कस्टमर के साथ आप ऐसा ही बर्ताव करती हैं? प्रीति का चेहरा सख्त हो गया। हमेशा शांत रहने वाली प्रीति आज सुनीता की बातों को सुनकर अपना धैर्य खो बैठी थी। मैं क्या कहना चाहती हूँ यह तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, कहते हुए सुनीता ने अपने हाथ बांध लिए और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ प्रीति को घूरने लगी। तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड देखने में तो साधारण कॉलेज स्टूडेंट्स जैसे ही लगते हो। फ्रांस से मंगवाए गए ये बैग। उसकी बात अधूरी ही रह गई, लेकिन उसके शब्द प्रीति के आत्मसम्मान पर सीधे चोट कर चुके थे। लिमिटेड एडिशन बैग लेकर तुम क्या करने वाली हो? सड़क किनारे खड़े होकर हाथ फैलाकर खाने वालों को इस बैग की कीमत और कद्र कैसे समझ आएगी? तुम्हारे हाथ में जो बैग है ना, उसकी कीमत 1 लाख से भी ज्यादा है। उसका पैसा कौन देगा? तुम या फिर तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड जो तुम्हें यहां बैग देखते हुए देखकर कब का छोड़कर भाग चुका है? सुनीता के मुंह से ये शब्द निकलते ही प्रीति ने महसूस किया कि सूर्या वहां मौजूद नहीं था। प्रीति अच्छी तरह जानती थी सूर्या ऐसा इंसान नहीं है जो उसे अकेला छोड़कर बिना वजह कहीं चला जाए। वह यहीं कहीं पास ही गया होगा, इस बात का उसे पूरा यकीन था। फिर भी सुनीता की बातों से यह साफ झलक रहा था कि वह जानबूझकर प्रीति को अपमानित करने के लिए ये सब कह रही थी। बात करते करते प्रीति का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है? मेरे बारे में इस तरह बोलने का तुम्हें हक किसने दिया? तुम कैसे कह सकती हो कि मैं ये बैग खरीद नहीं सकती? गुस्से में प्रीति ने सुनीता की ओर देखते हुए पूछा। असल में प्रीति का मकसद उस हैंडबैग को खरीदना नहीं था, लेकिन उसकी कीमत चाहे जितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, अब उसने ठान लिया था वह यह बैग लेकर ही रहेगी। उसे सुनीता को एक सबक सिखाना था कि ग्राहकों का अपमान करने का अंजाम क्या होता है। हंसते हुए तंज भरे अंदाज में सुनीता ने प्रीति को देखा और बोली, अगर तुमने यह बैग सच में खरीद लिया ना, तो मैं जमीन पर पड़ी वह कूड़ा तक खा लूंगी। बस इतना काफी है? ओके, तो अभी इसी वक्त वह स्वाइपिंग मशीन लेकर आओ। कहते हुए प्रीति ने अपने पर्स से एटीएम कार्ड बाहर निकाला। पिछली बार परंपरा होटल में महेश्वरण से जो बड़ी गलती हो गई थी, उसे सुधारने के लिए उसने प्रीति को 1 लाख रुपए से ज्यादा का चेक भेजा था, लेकिन प्रीति ने वह चेक लेने से साफ इनकार कर दिया और अपने अकाउंटेंट को देकर उसे ही सौंप देने का निर्देश दिया था। जब प्रीति ने चेक स्वीकार नहीं किया तो महेश्वरण ने सीधे वही रकम प्रीति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। वैसे भी प्रीति के अकाउंट में उसकी अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी पहले से ही थी। महेश्वरण की भेजी हुई रकम को उसने अब तक खर्च नहीं किया था, वैसे ही सुरक्षित संभाल कर रख छोड़ा था। सिर्फ कार्ड होने से कुछ नहीं होता, उसमें पैसे भी होने चाहिए, है ना? सुनीता ने वहीं खड़े खड़े प्रीति की तरफ देखकर तंज भरी हंसी हंसी। प्रीति के एटीएम कार्ड दिखाने के बाद भी सुनीता उसे कुछ देर और चिढ़ाकर मजा लेना चाहती थी। पैसे हैं या नहीं, वो तो स्वाइप करने पर ही पता चलेगा। पहले आप अपनी स्वाइपिंग मशीन लेकर आइए। कहते हुए प्रीति वहां रखी छोटी सी कुर्सी पर टांग चढ़ाकर पूरे इत्मीनान से बैठ गई। अगर वाकई प्रीति के पास पैसे हुए तो अब तक उसने जो कुछ भी कहा था सब बेकार हो जाएगा। यह सोचकर सुनीता के दिल में एक डर सा उतर आया। तभी बड़ी बड़ी कूलिंग ग्लास लगाए वह खूबसूरत लड़की प्रीति के हाथ में पकड़े लाल रंग के हैंडबैग की ओर इशारा करते हुए, मुझे यही हैंडबैग चाहिए, जल्दी से इसे पैक कर दीजिए। उस लड़की के इतना कहते ही एक पल की भी देरी किए बिना सुनीता तुरंत बोल पड़ी, जरूर मैडम, अभी जाकर इसे पैक कर देती हूँ। कहते हुए वह प्रीति के हाथ में पकड़े उस हैंडबैग को लेने के लिए आगे बढ़ी। यह सब देखकर प्रीति का गुस्सा और भड़क उठा। इस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर अचानक यह भी ऐसा क्यों कर रही है? प्रीति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रीति ने सख्त लहजे में कहा, यह बैग मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखा है, अभी अभी मैंने इसे बिल करने के लिए कहा था। आपके कानों तक वह बात पहुंची नहीं क्या? प्रीति की बात सुनते ही उस लड़की ने अपने कूलिंग ग्लास आहिस्ता से ऊपर चढ़ा लिए। तो उससे क्या हुआ? जो पहले बिल करवाएगा यह बैग उसी का होगा। कहते हुए वह अपने पास रखे दूसरे बैग को देखते हुए प्रीति से बात कर रही थी। यह हैंडबैग मैंने सबसे पहले उठाया था, इतनी सी शालीनता भी आप में नहीं है क्या? प्रीति का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि मानो उसकी नसें फट जाएंगी। अकड़ में रहने वाली लड़की, तुम्हारे पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो,
यह बैग मैं तुम्हें बेचने वाली नहीं हूं। सुनीता ने भी उस खूबसूरत लड़की का साथ देते हुए प्रीति को बैग देने से साफ इनकार कर दिया। प्रीति को लगातार अपमानित किया जा रहा था और उस अपमान को सह पाना अब उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। और अब वह और सहन नहीं कर पाई, वह वहां से जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी बड़ी कूलिंग ग्लास पहने वह अमीर लड़की जानबूझकर प्रीति के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। अगले ही पल उसके हाथ में पकड़ा हुआ जूस फिसलकर सीधे प्रीति पर गिर पड़ा। प्रीति का खूबसूरत चेहरा, उसके कपड़े सब जूस से भीग गए। करीब सारा जूस प्रीति पर ही गिरा, जबकि उस लड़की पर सिर्फ कुछ ही छींटे पड़े। आंखें क्या सिर के पीछे लगाकर चलती हो? चलना नहीं आता तो सिखाना पड़ेगा क्या? कहते हुए उस लड़की ने प्रीति के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सुनीता अच्छी तरह समझ गई थी कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है और उसी पल उसे यह भी एहसास हो गया कि यहाँ कुछ बड़ा और बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक कोने में खड़ी सुनीता यह सब तमाशे की तरह देखने लगी। बिना कोई गलती किए अपने ऊपर हाथ उठते देख प्रीति का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। जिस पल उस लड़की ने प्रीति को थप्पड़ मारा, अगले ही पल पलार एक जोरदार आवाज गूंजी। उस लड़की के थप्पड़ से भी ज्यादा जोर से प्रीति का हाथ उसके गाल पर पड़ा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम जानती भी हो मैं कौन हूं जो मुझ पर हाथ उठाया? गुस्से से तिलमिलाई हुई उस लड़की ने प्रीति के संभलने से पहले ही उसे जोर से धक्का दे दिया। धक्के की ताकत से प्रीति नीचे गिर पड़ी। गिरते वक्त उसका सिर पास रखे शेल्फ से जा टकराया। अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। उसके सिर से खून बहने लगा। आधे बेहोशी की हालत में प्रीति को देखकर वह लड़की पल भर के लिए ठिठक गई। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने की? जमीन पर गिरी हुई प्रीति को देखते हुए वह लड़की हंस पड़ी। यह दृश्य देखकर सुनीता सदमे में पत्थर की तरह जमी रह गई। हाँ, उसने यह जरूर सोचा था कि प्रीति कोई सामान नहीं खरीदेगी और उसी घमंड में वह उससे ताना मारकर बोली थी। लेकिन प्रीति के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा यह उसने कभी नहीं सोचा था। जिस तरह वह अमीर लड़की इतनी बेखौफ होकर एक औरत को सार्वजनिक जगह पर मार रही थी, उसे देखकर सुनीता के मन में एक ही ख्याल आया, यह औरत कोई मामूली इंसान हो ही नहीं सकती। फौरन अपना रवैया बदलते हुए सुनीता तेजी से उस लड़की के पास पहुंची। मैडम, आर यू ऑन ऑलराइट? आपको कुछ तो नहीं हुआ ना? कहते हुए उसने टिश्यू पेपर निकाला और उस लड़की के कपड़ों पर गिरे हुए जूस को बड़े आदर से पोंछने लगी। बेहोश होकर नीचे गिरी प्रीति को उठाना तो दूर, उसे और सताने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी। मैं ठीक हूं, देखो ये नीचे गिरकर खेल रही है, ऐसा मत समझो कि कुछ हुआ है। चलो इसे मेरे लिए 100 बार आंखों में मारो। यह सुनकर सुनीता थोड़ी हिल गई और चुपचाप उस महिला की ओर देखती रह गई। चलो शुरू करो। ऐसा कोई भी अभी तक नहीं कह सका। मैं एक कमरे के लिए तुम्हें 1000 रुपए दूंगी। ज्योति ने यह कहते ही सुनीता को प्रोत्साहित किया। कितनी बार मारने को कहा आपने? 100 बार ही काफी होंगे क्या? सुनीता जानती थी कि प्रीति सच में बेहोश होकर नीचे गिरी हुई है। फिर भी जब यह खूबसूरत और अमीर महिला एक कमरे के लिए 100 रुपए दे रही है तो 100 कमरे के लिए 1000 रुपए का हिसाब देखकर सुनीता आश्चर्यचकित रह गई। इतनी बड़ी रकम एक साथ देख पाना उसके लिए मुश्किल था। वह धीरे धीरे प्रीति की तरफ बढ़ी। धड़ाम! एक जोर की आवाज के साथ प्रीति की आंख में चोट लगी। पहले से ही आधा बेहोश प्रीति दर्द से सिकुड़ गई। बहुत बढ़िया, इसे आंख में मारो। हर अगले वार के लिए मैं 100 रुपए और दूंगी। ज्योति ने यह कहते ही उत्साह से प्रीति पर वार करने का खेल और तेज कर दिया। वह खूबसूरत महिला जो प्रीति से ईर्ष्या महसूस करती थी, यह सोचकर हंस रही थी कि प्रीति का चेहरा पूरी तरह बिगड़ जाए। धड़ाम! अगले वार की आवाज प्रीति की आंख में गूंजी। तब दर्शन के साथ फोन पर बात खत्म करके सूर्या उस दुकान में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर आया, उसने देखा कि प्रीति खून में लथपथ पड़ी है और सुनीता उसे उठाकर लगातार मार रही है। यह नजारा देखकर सूर्या का दिल जैसे फट गया। प्रीति अपनी आंखें बंद करके बिना हिले डुले जमीन पर पड़ी थी। उसके सिर से खून लगातार बह रहा था। सामने से किसी ने उसे मारा और दूसरी कोई यह सब देख रही थी। इसे देखकर सूर्या का हर नस गुस्से से तान गई। प्रीति को खतरा। सूर्या डर के मारे कांप उठा जब उसने देखा कि प्रीति खून में लथपथ जमीन पर पड़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा उसे तो तब
झटका लगा जब उसने देखा कि कोई निर्दयता से बेहोश प्रीति को मार रही थी। सूर्या यह सब बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके जीवन में कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं आया था। उसने अपने दांत जकड़ते हुए कहा, रुको, अगर तुम प्रीति को एक और बार मारने की कोशिश करोगी तो इस दुकान से तुम्हारा कोई बचकर निकलना नामुमकिन है। सूर्या की आवाज इतनी ताकतवर थी कि जैसे 50 शेर एक साथ दहाड़ रहे हों, और वह दुकान 2 हिस्सों में बंटती नजर आई। यह सुनते ही अगली ही पल कमरे में मौजूद सुनीता और ज्योति ठिठक गईं और पलटकर देखने लगीं। अगले ही पल बिजली की रफ्तार से सूर्या सुनीता के सामने खड़ा हो गया। सूर्या की नजरें डरावनी और घबराने वाली थीं। उसे देखते ही सुनीता अनजाने में पीछे हट गई, लेकिन उससे पहले कि वह अगला कदम बढ़ा पाती, दीवार से कुछ गिरा और वह नीचे जा गिरी। मैं बार बार कहता हूं कि किसी लड़की पर हाथ तक नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जब तक मैं हूं, कोई भी तुम्हारी मार से बचकर नहीं जाएगा। जो भी तुम मारोगी उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सूर्या ने गुस्से में सुनीता को ताकतवर और तीखे अंदाज में देखा। एक पल में सूर्या के वार ने सुनीता को ऐसा महसूस कराया कि जैसे उसके शरीर की कई हड्डियां एक साथ टूट गई हों। वह उठने तक में असमर्थ थी। उसके मुंह से 2-2 रकत भरे दांत बाहर गिर गए। पास खड़ी ज्योति कांप उठी और अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई। फिर भी सूर्या की तीखी नजर तुरंत उस पर टिक गई। जब सूर्या अंदर आया तो ज्योति ने प्रीति को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। सूर्या को यह तुरंत समझ आ गया कि अगर इस स्थिति का पूरा कारण कोई है तो वह ज्योति ही है। सुनीता की हालत देखकर ज्योति में सूर्या का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, ऐसे किसी को भी मारना कानून के खिलाफ है। यह गलत है, मुझसे नजदीक मत आओ। ज्योति ने डरावनी तरीके से चिल्लाते हुए सूर्या की तरफ देखा। डरावनी लगने के बावजूद उसकी आवाज में कंपन स्पष्ट था। प्रीति ने ऐसा क्यों किया? सूर्या ने अपने दांत जकड़ते हुए और अपनी आंखों में भड़कते गुस्से के साथ जवाब दिया। उसने ये मूर्खता की, मेरे कास्टिलियन जूस को गिरा दिया। अगर मैं उसे मारता हूं तो इसका क्या मतलब है तुम्हारे लिए? ज्योति की आवाज में नाराजगी और घमंड दोनों झलक रहे थे। प्रीति ने ऐसा किया? क्या उसने सही किया? सूर्या ने अपने हाथ मजबूत करके और हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, मेरे पास मत आओ। अगर तुमने मुझे कुछ करने की कोशिश की तो मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। पुलिस आई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसके पुलिस शब्द पूरा होने से पहले ही सूर्या का भारी हाथ उसके गाल पर पड़ चुका था। पुलिस जिसे चाहे बुला ले, कोई भी आ जाए, आज कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। यह कहते हुए सूर्या ने फिर से ज्योति के चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। तेज वार से उसका मेकअप किया हुआ गाल कद्दू की तरह सूज गया। ज्योति वहीं खड़ी की खड़ी सन्न रह गई। कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। चीजें 2-2 दिखने लगीं, लेकिन एक आदमी ने उस पर हाथ उठाया। यह बात वह सहन नहीं कर पाई। गुस्से और पागलपन में वह चीख उठी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी इसी वक्त मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। ज्योति सूर्या पर जैसे कोई राउडी हमला कर दी। तुम्हें अब तक छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि प्रीति इस मामले में है। अगर तुम प्रीति या मुझसे किसी तरह की दिक्कत करने की कोशिश करोगे तो समस्या सिर्फ तुम्हारी होगी। प्रीति को इस हद तक सताने की कोशिश करने पर तुम्हें जिंदा छोड़ना मेरे लिए बड़ा उपकार होगा। सूर्या ने उसे चेतावनी दी और फिर प्रीति की तरफ बढ़ा। लेकिन अपनी गलती न समझ पाने वाली ज्योति फिर से सूर्या पर हमला करने दौड़ी। तब सूर्या ने उसे चकमा देकर एक टेबल पर धक्का दिया और वह जमीन पर गिर गई। गिरते ही अगले ही पल सूर्या का पैर उसके हाथ पर टिक गया। अब से मेरी प्रीति के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत मत करना। सूर्या ने उसका हाथ दबाया और उसकी हड्डियां जैसे बुरी तरह टूटकर चूर हो गईं। सभी ने वहां से हड्डियां टूटने जैसी आवाज सुनी। ज्योति दर्द से चीखती और रोने लगी। पास में गिरकर पड़ी सुनीता यह सब देखकर बहुत डर गई। वो हकलाते हुए उठकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन सूर्या ने उसे मौका नहीं दिया। उसके हाथ पर दबाव इतना जोरदार था कि उसकी हड्डियां टूटकर चूर हो गईं। भले ही प्रीति परेशान करने की कोशिश करती रही, उसकी स्थिति ऐसी ही बनी रही। सूर्या इतने गुस्से में था कि उसने खुद को रोक नहीं पाया और यह गुस्सा कई दिनों तक बना रहा। प्रीति के साथ खुश रहने के लिए बाहर निकले सूर्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह की अप्रत्याशित घटना का सामना करना पड़ेगा। सूर्या, प्रीति की कमजोर आवाज सुनकर सूर्या तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। प्रीति, सॉरी, मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए था। मुझे तुम्हारे पास रहना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे पास होता
तो यह सब कभी नहीं होता। बहुत दर्द हो रहा है ना? सूर्या ने प्रीति का सिर अपने घुटनों पर रख लिया। सूर्या सूर्या बहुत दर्द हो रहा है। प्रीति की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो सिर्फ एक बैग खरीदना चाहती थी, लेकिन क्यों उसे ऐसे खतरनाक लोगों का सामना करना पड़ा? यह सोचते हुए सूर्या का दिल भी पीड़ा से धड़क उठा। चिंता मत करो प्रीति, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो अभी अस्पताल चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सूर्या ने दर्द में गहरी सांस भरी। फिर उसने जमीन पर दर्द से गिरती हुई सुनीता और ज्योति को देखा। उसकी नजरें जैसे उन्हें मार डालने वाली हो। जो लोग प्रीति को ऐसे हालात में लाए, उनके जीवित रहने का कोई हक नहीं था। तभी सूर्या ने महसूस किया कि 5-10 जोड़ी बूट की तेज आवाजें उनके पास तेजी से बढ़ रही है। कुछ ही पलों में काले कपड़ों में एक आदमी और उसके कई सुरक्षा गार्ड दुकान में दौड़ते हुए आए। गार्डों की यह लाइन सी आना बाहर खड़े लोगों का ध्यान खींच रहा था। काले कपड़ों में खड़े व्यक्ति दुकान के सुरक्षा प्रमुख विकास थे। जैसे ही विकास दुकान में प्रवेश किया, उसने देखा कि सुनीता और ज्योति दर्द से जमीन पर लौटपोट हो रही है। सुनीता और ज्योति को देखा कि उनके दोनों हाथ खून से लथपथ और दर्द से लड़खड़ा रहे हैं। यह नजारा देख विकास का दिल द्रवित हो गया। तभी विकास ने महसूस किया कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सूर्या ही हो सकता है। गुस्से में उसने सूर्या की ओर पलटा। अगर इतनी बड़ी घटना इस भीड़ भाड़ वाले दुकान में हुई है तो निश्चित ही सुरक्षा प्रमुख के रूप में विकास को जवाब देना होगा। यहाँ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार तुम ही हो। विकास ने गुस्से में पूछा। आप पूछने ही वाले हैं कि यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ यह जाने बिना विकास का गुस्सा देख सूर्या का चेहरा और अधिक भड़क उठा। मैं यहाँ तुम्हें बताने नहीं आया। क्या यह सब तुमने किया, हाँ या नहीं? बस यही कहना है, गुस्से में अपने दांत जकड़ते हुए विकास ने कहा। इसने सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की हूं मुझे मार डाला, ज्योति दर्द से लड़खड़ाते हुए बोली। लेकिन उस दर्द के बीच उसने सूर्या की तरफ हल्की मुस्कान भी दी। उसे पकड़ो, विकास ने कहा और पीछे खड़े सुरक्षा गार्डों ने तेजी से सूर्या को घेर लिया। कुछ ही समय पहले यहाँ क्या हुआ इसके बारे में पूछने की जहमत उठाए बिना बस अनजान बनकर चल रहे विकास के खिलाफ सूर्या का गुस्सा उबल पड़ा। यहाँ क्या हुआ यह जाने बिना आप सब गलत निर्णय ले रहे हैं, सूर्या ने क्रोध में कहा। जरूरत नहीं है, आदर के साथ इस गलती के लिए माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ क्या हुआ। विकास का चेहरा क्रूरता से बदल गया। पेरिस की एक विश्व प्रसिद्ध दुकान में यहाँ कोई भी छोटी घटना भी बाहर बड़ी खबर बनकर फैलती है। इसलिए दुकान का नाम बचाने और अपनी नौकरी सुरक्षित रखने के लिए विकास ने सभी दोष सूर्या पर डालने की योजना बनाने लगा। जैसे ही विकास ने यह कहा, 7-8 सुरक्षा गार्ड सूर्या की तरफ बढ़े। लेकिन अगले 10 ही सेकंड में जो गार्ड सूर्या को देखकर बहुत ही हठधर्मी लग रहे थे, सभी जमीन पर गिर गए। सूर्या ने किसी को भी नहीं बख्शा। यह नजारा देखकर विकास थर्रा गया। भय से उसके सिर पर पसीना बहने लगा। इस तरह का व्यक्ति उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, और वह भी सिर्फ 10 सेकंड में 7-8 सुरक्षा गार्डों को धराशायी कर देता है। यह असंभव ही लग रहा था। सूर्या ने इससे पहले कि विकास सोच पाता कि यह कैसे कर रहा है, सभी को हरा दिया था। अब क्या हुआ यह सुनने के लिए तैयार हो, या मैं अभी तुम्हारे पैर में गिरकर माफी मांगूं? सूर्या, यह कहते ही विकास का चेहरा और भी काला पड़ गया। भय में उसने अपने होंठ कांपते हुए दबा लिए। सबका पीछा करो, किसी को मारने की हिम्मत यहाँ किसी में नहीं है, समझे? ज्योति ने अपने मुंह से बहते खून को थूकते हुए विकास की ओर देखते हुए गुस्से में चिल्लाए। सूर्या को मारने के लिए 7-8 गार्ड भी काम नहीं आए। मुंह बंद करो, विकास ने जमीन पर दर्द से लौटती ज्योति को देखकर जवाब में चिल्लाया। सूर्या जैसे व्यक्ति के सामने चाहे कितने भी गार्ड क्यों ना आए, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मार मार कर भी वह तुरंत अपनी नौकरी संभालने निकल जाएगा। यह सोचकर विकास दंग रह गया। तुम्हारे पास हिम्मत है मुझे मारने की? ज्योति ने अपनी आंखें घुमाते हुए धीरे धीरे उठकर जमीन पर गिरी हुई टूटती चीजों को अपने हाथ से हटाया और थक कर बैठ गई। मैं कौन हूं यह जाने बिना तुमने जो हाथ बढ़ाया और मुझे मारा, तुम्हारी पूरी जिंदगी इससे दुखी होने वाली है। अब फिर तुम क्या करोगे? क्यों कहा मुंह बंद करो, अब बोलने के लिए देखूंगा कि तुम्हारा मुंह है या नहीं। ज्योति ने अपने मुंह से बहते खून को पोंछते हुए अपने हैंडबैग से मोबाइल निकाला। सुनो, तुम्हें कौन मार रहा है यह जाने बिना तुम्हारी लड़की के पति ने तुम्हें मार दिया। चाहे कितने भी लोग आए हों, उसने मार दिया। यहाँ के सभी सुरक्षा गार्डों को भी उसने हरा दिया। यह उसे बड़ा और खतरनाक बनाता है। अब हमें दिखाना होगा कि हम कौन हैं, फिर वह समझ जाएगा
ज्योति फोन पर यह सब कहते हुए सूर्या की ओर इशारा कर रही थी। सूर्या ने उसे घूरा, लेकिन ज्योति ने उसकी परवाह किए बिना बड़े घमंड से बैठी रही और अपने पति को सूर्या को मारने के लिए आदमी भेजने का आदेश दे रही थी। प्रीति दर्द से लड़खड़ा रही थी और सूर्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाना था, लेकिन ज्योति ने प्रीति और सूर्या को 1 इंच भी वहां से जाने नहीं दिया। प्रीति, तुम ठीक हो ना? बस थोड़ी देर और सहो, जल्दी ही अस्पताल पहुंच जाएंगे। सूर्या ने प्रीति का हाथ मजबूती से पकड़े हुए कहा। डर मत सूर्या, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तुम मेरे पास हो तो मुझे जो भी होगा उसकी कोई चिंता नहीं है। प्रीति ने दर्द के बावजूद सूर्या का हाथ कसकर पकड़ रखा था। इसी बीच विकास ने अपना धैर्य खो दिया और दिखाई दिया। वह बेचैन था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, और वह वहीं उसी दुकान में इधर उधर घूम रहा था। विकास बेचैनी में इधर उधर घूम रहा था। वह सोच रहा था कि अगर ज्योति किसी को लेकर इस दुकान में आती है तो निश्चित ही सूर्या मुश्किल में पड़ जाएगा। मैडम, अगर आप थोड़ा पीछे हट जाएं तो अच्छा रहेगा। अगर ये दोनों लगातार मारते रहे तो यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। सर, आप भी थोड़ा कृपया मेरी खातिर इन दोनों को शांत कर दीजिए। ज्योति और सूर्या दोनों के सामने विकास ने यह गुजारिश की। तुम क्या सोच रहे हो? तुम जो कह रहे हो मैं क्यों मानूं? मेरे पति जो आदमी भेजते हैं वही यहां आए, उसके बाद जो भी होगा वही होगा। जैसे ही वो आएगा, अगर तुम किसी को मारने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़कर अपने पैरों के नीचे रख दूंगा। उसके बाद उसके सारे हड्डियां, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ज्योति ने अपने चेहरे पर लगा मेकअप सब मिटा लिया और बालों को पकड़ते हुए राक्षस जैसी मुस्कान के साथ हंसने लगी। इसी समय सूर्या के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, प्रीति को किसी तरह पास के अस्पताल तक पहुंचाना। तुरंत ही सूर्या ने अपना मोबाइल निकाला और दर्शन को कॉल किया। अभी यहां आ जाओ। फोन काटने से पहले सूर्या ने सिर्फ 4 शब्द कहे। सूर्या ने खुद ही यह फैसला नहीं लिया था कि वह इस समस्या का सामना अकेले करेगा। इस समय जो संकट चल रहा था वह पहले से भी ज्यादा गंभीर और खतरनाक था। को ऐसा लगा, इसलिए उसने सोचा कि इस संकट के बाद होने वाले नतीजों पर ध्यान देने के लिए दर्शन को बुलाना ही सही रहेगा। फोन के दूसरी ओर दर्शन का चेहरा पहली बार गंभीर सोच में डूबा हुआ नजर आया। सूर्या द्वारा कहे गए उन 4 शब्दों के पीछे कुछ बड़ा होने की संभावना उसने महसूस की। पिछली बार जब आदित्य वर्मा ने परिवार का सामना किया था तब सूर्या पूरी तरह शांत रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ? यह सवाल दर्शन के दिमाग में गहराई से उतर गया। और सबसे बड़ी चिंता, प्रीति की स्थिति क्या होगी?